Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss the topic laws relating to securities and modes of charge, part 1. सबसे पहले चार्ज का मतलब क्या होगा? चार्ज क्रिएट करना ऑन प्रॉपर्टी। तो मान लो आपका घर है एक, आप उस घर को गिरवी रखते हैं, उसके बदले में आप लोन लेते हैं। तो जब आप लोन ले रहे हैं अपने घर को गिरवी रख के, तो वो गिरवी रखना क्या है? आप अपने घर पे एक चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। आप एक चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, आप एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें ये कंडीशन है दैट इफ यू आर अनेबल टू पे दैट मनी बैक टू द बैंक, बैंक आपका जो घर है उसे ले जाके बेच देगा और आपने पैसे वसूल लेगा। तो चार्ज में आप एक इंटरेस्ट या राइट क्रिएट करते हैं खुद से। आप बोरवर हो, आप बैंक के बोरवर हो, तो आप एक तरीके से चार्ज क्रिएट करते हो अपनी प्रॉपर्टी पे, जिससे कि सामने वाली जो पार्टी है, जो बैंक है, उसे एक सिक्योरिटी मिल जाती है दैट इन केस अगर डिफॉल्ट होता है तो उनका पैसा नहीं डूबेगा। अब चार्जेस के टाइप होते हैं प्रॉपर्टी पे। आप फिक्स चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिक्स चार्ज में क्या होगा? अगर मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी को चाहिए लोन, मेरी कंपनी एक स्पेसिफिक एसेट, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एसेट है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, उसे गिरवी रखेगी। वो एसेट वहीं की वहीं रहेगी। मान लो मेरा ये घर है, मैंने इसे फिक्स चार्ज के अंदर गिरवी रखा है, तो यही घर है, इसी को मैंने गिरवी रखा है। मैं इसे ना बेच सकती हूँ ना डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ बिना बैंक की परमिशन के, क्योंकि बैंक ने इस घर के अगेंस्ट मुझे लोन दिया है कि एक फिक्स्ड एसेट है, एक ये पर्टिकुलर एसेट है जिसके अगेंस्ट मैंने लोन लिया है। फिर होता है फ्लोटिंग चार्ज। है फ्लोटिंग चार्ज होता है क्लास ऑफ एसेट्स पे। मान लो मेरी कंपनी है और मेरा साइकिल बनाने का काम है, हम साइकिल बना के बेचते हैं। तो जो मेरा साइकिल का स्टॉक है, जो मेरी इन्वेंट्री है, वो मैंने एक तो गिरवी रखी। उसके बाद जो मेरे रिसीवेबल्स हैं, जो मैंने उधार पे सामान बेचा है उसके बदले में मुझे पैसा आना है, वो मेरे रिसीवेबल्स हैं। तो मैंने मान लो अपने जो स्टॉक है और जो मेरे रिसीवेबल्स हैं उन पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर दिया और वो गिरवी रखे। तो चार्ज क्रिएट होने का मतलब ये नहीं होगा कि अब मेरे साइकिल मेरे वहीं के वहीं पड़े रहेंगे या मैं उनको छेड़ नहीं सकती या मेरे रिसीवेबल्स को मैं छेड़ नहीं सकती हूँ। नहीं, ये ओवरऑल एक चार्ज क्रिएट कर दिया। मेरा काम चलता रहेगा, साइकिल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बिकते रहेंगे, रिसीवेबल आते रहेंगे, नई क्रिएट होते रहेंगे। मैं इसे सेल करूं, डिस्पोज ऑफ करूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं डिफॉल्ट करती हूं, उस टाइम पे ये चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा। मान लो मैंने बैंक को बोला कि मैं अपने 100 साइकिल गिरवी रख रही हूँ स्टॉक के, और अगर मैंने लोन नहीं चुकाया तो फिर आप साइकिल ले जाना। तो ये ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर 100 साइकिल मैंने साइड पे रखे हैं। ठीक है, मान लो अगर मैं डिफॉल्ट करती हूँ उस टाइम पे फिर कोई 100 साइकिल पे चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा और फिर बैंक उन्हें ले जाएगा। जब एक बार मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो मेरा फ्लोटिंग चार्ज फिर उन एसेट्स पे फिक्स्ड चार्ज बन जाता है। मैंने बैंक को बोला कि मेरे 2 करोड़ के जो रिसीवेबल्स हैं उस पे मैं चार्ज क्रिएट करती हूँ। जैसे ही मैंने डिफॉल्ट किया तो मेरे 2 करोड़ के कोई भी रिसीवेबल्स बैंक उठा लेगा, वो फिक्स चार्ज हो जाएगा कि उनका जो पैसा है अब वो बैंक के पास ही जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा प्रॉपर्टी पे जो फिक्स्ड एसेट्स होती है हमारी, जो हमारी इमूवेबल एसेट्स होती है, जैसे हमारा घर है, हमारा लैंड है, जो इमूवेबल है, उनको हम गिरवी रख सकते हैं। तो उन पे जो चार्ज क्रिएट होता है, तो वहां पे हम क्या टर्म यूज करते हैं? मॉर्टगेज। नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जैसे घर है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप उसे मॉर्टगेज कर सकते हैं। तो अब हम मॉर्टगेज की बात करेंगे। तो मॉर्टगेज में क्या होता है? हमारा किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है, हम वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बैंक को बोलते हैं कि ये पकड़ो, घर हम गिरवी रख रहे हैं और हमें इसके बदले में तुम लोन दे दो। तो जब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है तो लीगल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है, रिटर्न होता है, सब कुछ फॉर्मल तरीके से होता है। मॉर्टगेज डीड बनाई जाती है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि कितना लोन है, कितना इंटरेस्ट है, वापस कब होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी उस लोन की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में मॉर्टगेज होता है। अब मॉर्टगेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं: सिंपल, बाय कंडीशनल सेल, यूजोफ्रैक्चरी, इंग्लिश, बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड एनोमलस। ये हमारे पास बेसिक 6 टाइप्स है मॉर्टगेज क्रिएट करने के। तो सबसे पहले बात करें अगर हम सिंपल मॉर्टगेज की। सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है? मॉर्टगेजर, जैसे मैंने बैंक, ये मान लो अमन है, अमन ने लोन लेना है एसबीआई से। तो अमन अपना घर गिरवी रख रहा है, ये बोरवर है, अमन होगा मॉर्टगेजर।
अमन होगा मॉर्टगेजर जो गिरवी रखता है, और एसबीआई जो लोन दे रहा है वो है मॉर्टगेजी। ठीक है, तो यहां पे सिंपल मॉर्टगेज के अंदर पोजेशन प्रॉपर्टी की मैं नहीं ट्रांसफर करूंगी, अमन प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं ट्रांसफर कर देगा एसबीआई को। ठीक है, तो इन सिंपल मॉर्टगेज मॉर्टगेजर डज नॉट ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे पर्सनल लाइबिलिटी मॉर्टगेजर की रहती है। अगर मान लो अमन लोन ले लेता है, एसबीआई कहता है ठीक है घर तुम्हारा गिरवी रख के मैंने लोन ले लिया, तो यहाँ पे क्या पर्सनल लाइबिलिटी है अमन की सिंपल मॉर्टगेज में? पर्सनल लाइबिलिटी है। उसमें क्या होगा, मान लो अगर अमन कल डिफॉल्ट करता है, एसबीआई इसका घर बेच देगा, लोन था 50 लाख का, घर बेच के आया 45 लाख, तो बाकी के जो 5 लाख है उसके लिए अमन फिर भी लाइबल रहेगा पे करने के लिए। ठीक है, लेकिन कोर्ट का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगा सेल करने के लिए। अगर ये प्रॉपर्टी को सेल करना है तो कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। पहले एसबीआई कोर्ट के पास जाएगा कि इसने डिफॉल्ट किया है, हमें घर बेचने की परमिशन दो, उसके बाद ही एसबीआई उस घर को बेच सकता है। अगर जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो जो मॉर्टगेज डीड होती है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नेक्स्ट इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें ना एक नकली सेल कर देते हैं जिसे ऑस्टेंसिबल सेल बोलते हैं। मान लो सेम पिछले वाला केस है, अमन है और एसबीआई है, अमन ने अपना घर गिरवी रखा, यहां पे गिरवी रखने के प्रोसेस में क्या होगा, मॉर्टगेज में एक तरीके की सेल कर देगा। अमन का जो घर है वो अमन एक तरीके से सेल कर देगा एसबीआई को। अगर कल अमन डिफॉल्ट करता है तो ये जो नकली सी सेल है जिसे हम ऑस्टेंसिबल सेल करते हैं ये फाइनल हो जाएगी, यानी कि अब परमानेंटली ट्रांसफर किसके पास हो गए, राइट्स पूरे तरीके से एसबीआई के पास। अगर अमन कल पूरे पैसे वापस कर देता है, एसबीआई का लोन चुका देता है, तो फिर ये जो सेल हुई थी ये वॉइड हो जाएगी, मतलब खत्म, सेल को माना ही नहीं जाएगा। तो सेल एब्सोल्यूट तब बनेगी अगर डिफॉल्ट होता है, अगर सारे पैसे अमन ने वापस कर दिए तो सेल का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक तरीके से नकली सेल है, कंडीशनल सेल है। तो यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है जब ये मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल होता है। अगर मॉर्टगेजी को पता लगता है कि डिफॉल्ट हो गया, अमन ने पैसे नहीं दिए, वो कोर्ट में अप्लाई करता है, एक डिग्री लेता है, उसके बाद अमन के राइट्स प्रॉपर्टी में खत्म हो जाएंगे। एसबीआई कोर्ट के पास जाएगा कि इसने डिफॉल्ट कर दिया और कोर्ट बोलेगा ठीक है, कोर्ट एक डिग्री कर देगा फेवर में एसबीआई के, और एसबीआई के पास अब पूरी तरीके से राइट्स आ जाएंगे घर के, अमन के जो सारे राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब अमन अपनी प्रॉपर्टी कभी भी वापस नहीं ले सकता, उसने डिफॉल्ट कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब मॉर्टगेजी क्या लीगल एक्शन ले सकता है, मॉर्टगेजी कैन सू फॉर फोरक्लोजर बट नॉट फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। मान लो अमन डिफॉल्ट कर देता है, तो कोर्ट के पास जब एसबीआई जाएगा ना, वो केस करेगा फोरक्लोजर का। फोरक्लोजर के अंदर क्या होता है कि इट इज द लॉस ऑफ राइट पोजेस्ड बाय द मॉर्टगेजर टू रिडीम द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। तो अब एक बार अगर अमन ने डिफॉल्ट कर दिया, जब एसबीआई कोर्ट के पास जाएगा तो एसबीआई कोर्ट में केस करेगा फोरक्लोजर का। फोरक्लोजर का केस करने का मतलब होता है कि अमन के राइट्स को खत्म कर दिया जाए। प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कोर्ट नहीं जाएगा एसबीआई, सेल के लिए नहीं जाएगा, फोरक्लोजर के लिए केस करता है। फोरक्लोजर में प्रॉपर्टी पे अमन के राइट्स खत्म हो जाते हैं, प्रॉपर्टी पे एसबीआई के राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फोर क्लोजर में ये हल्का सा डिफरेंस होता है। सेल में आपने कोर्ट को बोला कि प्रॉपर्टी सेल कर दी जाए, कोर्ट ऑर्डर करेगा, ऑक्शन करवा के प्रॉपर्टी सेल कर देगा और एसबीआई के पास पैसे आ जाएंगे। फोर क्लोजर में क्या होगा, जो मॉर्टगेजर है अमन के राइट्स प्रॉपर्टी में खत्म हो जाएंगे और किसके पास आ जाएंगे, एसबीआई के पास राइट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे लैक ऑफ पर्सनल कोवेनेंट होता है, यानी कि मान लो एसबीआई के पास अब प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 45 लाख और लोन की वैल्यू कितनी है 50 लाख, 5 लाख अब एसबीआई को कहीं से नहीं मिलेंगे क्योंकि अमन की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में पर्सनल कोवेनेंट पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है मॉर्टगेजर की। इसीलिए जो बैंक्स हैं वो इसे बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी को, क्योंकि इसमें तो आप पर्सनली लाइबल ही नहीं ठहरा सकते सामने वाली पार्टी को। तो मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। उसके बाद है यूजुफ्रक्चरी मॉर्टगेज। यूजुफ्रक्चरी मॉर्टगेज में क्या है, सेम हम
एग्जांपल लेके चलते हैं, अमन है और एसबीआई है। अमन अपने घर की पोजेशन भी मॉर्टगेजी को दे देगा, ठीक है। पोजेशन देने का मतलब लीगल पोजेशन होता है। हो सकता है अमन उस घर में रह रहा हो, फिजिकल पोजेशन अमन के पास ही हो, लेकिन लीगल पोजेशन किसको दे देगा? एसबीआई को दे देगा। उससे होगा क्या? अब अगर उस घर पे कोई रेंट आता है, कोई कमाई हो रही है, कोई नीचे दुकान है उससे कोई किराया आ रहा है, कि ऊपर के फ्लोर पे अमन रहता है, नीचे किराया आ रहा है, वो किराया अब एसबीआई को जाएगा। दैट किराया, दैट रेंट और प्रॉफिट, उसको एसबीआई मानेगा कि चलो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट आ गई, कि हमारी प्रिंसिपल पेमेंट आ गई। तो जो भी रेंट या प्रॉफिट है वो बैंक के पास आएगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन किसके पास हो चुका है? एसबीआई के पास हो चुका है। यहां पे भी जितना पैसा रेंट प्रॉफिट से आ सकता है आता है। अमन अपनी जेब से कुछ नहीं देगा डिफॉल्ट के केस में। डिफॉल्ट के केस में अमन बोलेगा प्रॉपर्टी तुम्हारी है, बेच के तुम वसूल लो। अगर पैसे कम पड़ते हैं तो एसबीआई कुछ नहीं कर सकता, अमन का कोई पर्सनल कॉन्वेनेंट नहीं है रीपेमेंट के टाइम पे। अब पोजेशन कितना टाइम रहेगी एसबीआई के पास? मान लो हर महीने 10,000 किराया आ रहा है, साल का 1,20,000 आ रहा है, तो ये तो कई साल लग जाएंगे 50 लाख रुपए वसूलने में। तो कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है कि एसबीआई के पास कितना टाइम पोजेशन रहेगी प्रॉपर्टी की। अगर अमन अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने में फेल हो जाता है, ठीक है, कि पैसे भी नहीं पूरे हुए और अमन ने वापस भी नहीं ली अपनी प्रॉपर्टी, तो टिपिकली 30 साल के बाद जो एसबीआई है वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा प्रॉपर्टी का। एसबीआई एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा प्रॉपर्टी का। पर 30 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। बैंक्स इसे प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रॉपर्टी के दाम गिर जाए, रेंट और प्रॉफिट आना बंद हो जाए, ये हो सकता है। इसके अलावा अमन की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, मॉर्टगेजर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, तो बैंक्स इसे प्रेफर नहीं करते हैं। फिर आता है इंग्लिश मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज के अंदर, जैसे ऑस्टेंसिबल में क्या था, नकली सेल करी थी, इंग्लिश मॉर्टगेज में असली सेल होती है प्रॉपर्टी की। यहां पे क्या होगा, अमन ने अगर बैंक से लोन देना है, अमन अपना बैंक का जो लोन है एसबीआई से ले रहा है और अपनी प्रॉपर्टी को एक तरीके से जिसको गिरवी रख रहा है वो, उसकी ओनरशिप किसके पास चलेगी? एसबीआई के पास। जब अमन सारे पैसे रीपे कर देगा फिर वो दोबारा से ओनरशिप अमन के पास चली जाएगी। लेकिन ये सेल रियल होती है। द मॉर्टगेजर खुद को बाइंड भी करता है। यहाँ पे अमन पर्सनली लाइबल भी, मान लो प्रॉपर्टी कितने की है? 50 की, लोन है 60 का, तो 50 तो बैंक ने वसूल लिए, बाकी के जो 10 लाख बचे, अमन विल बी पर्सनली लाइबल टू पे दैट मनी टू द बैंक। तो इसीलिए बैंक इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। और यहां पे जब अमन एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी एसबीआई को बेच रहा है, उसमें ये कंडीशन जरूर होती है कि अगर अमन सारे पैसे पे कर देता है तो एसबीआई हैज टू रिटर्न दैट प्रॉपर्टी टू अमन। ऑस्टेंसिबल में नकली सेल होती है, कंडीशनल सेल में यहां पे रियल सेल होती है, लेकिन ये कंडीशन होती है दैट ये वापस से प्रॉपर्टी मॉर्टगेजर के पास चली जाएगी। अगर अमन डिफॉल्ट करता है तो मॉर्टगेजी के पास यानी कि एसबीआई के पास राइट है कि वो पैसे रिकवर करने के लिए लीगल एक्शन ले सके। वो सीधा सेल की डिक्री ले लेगा कोर्ट से कि हमें राइट दिया जाए कि अब हम इस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा वसूल लें। पिछली वाली मैंने आपको क्या बोला था कि राइट टू फोरक्लोजर ले सकते हैं, राइट टू सेल नहीं ले सकते। इंग्लिश मॉर्टगेज इतनी प्रेफर की जाती है बैंक्स के द्वारा, क्यों? क्योंकि अमन पर्सनली लाइबल भी है, एसबीआई के पास प्रॉपर्टी भी आएगी, एसबीआई कल इसको सेल करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर भी ले सकता है। ओके, देन वी हैव इक्विटेबल मॉर्टगेज। इक्विटेबल मॉर्टगेज जो होती है ये कुछ सर्टेन टाउन्स में ही इस्टेब्लिश हो सकती है, जिसमें कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आते हैं, या कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो गजट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे के बोल सकती है कि हाँ अब हमारे यहाँ पे भी इक्विटेबल मॉर्टगेज होगा। अब जब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मॉर्टगेज सिर्फ कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में है, तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है pertains to the location where the title deeds are deposited, not the location of the property। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में होनी चाहिए, लेकिन जो टाइटल डीड्स डिपॉजिट होते हैं, जो आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो, वो इन शहरों में जमा करवाते हो। क्योंकि इक्विटेबल मॉर्टगेज में क्या होता है, मुझे एसबीआई से लोन लेना है, ठीक है, मैं मेघा हूं और मुझे एसबीआई से लोन लेना है, तो इस केस के अंदर मैं अपने प्रॉपर्टी के कागज ले जाके एसबीआई को दे दूंगी। तो मैंने जो कागज जहां पे जमा करवाए वो कोलकाता, चेन्नई या मुंबई होना चाहिए। मेरी प्रॉपर्टी तो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है।
डिपॉजिट कहाँ पे है वो लोकेशन मैटर करती, प्रॉपर्टी कहाँ पे वो लोकेशन मैटर नहीं करती है। मैं या मेरा एजेंट जाके प्रॉपर्टी के कागज जाके बैंक को दे देंगे, ठीक है। और मेरा इंटेंट होना चाहिए वो कागज डिलीवर करते हुए सिक्योरिटी क्रिएट करने का, कि मैं गिरवी रख रही हूँ। तो इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज में? एक तो कोई डेट होनी चाहिए मेरी बैंक के प्रति, तो ही तो मैं कोई लोन लेना चाहती हूँ, तभी तो गिरवी रख रही हूँ। उसके बाद मैं खुद या मेरा एजेंट जाके उन कागजों को गिरवी रखेगा, और वो गिरवी रखते हुए मेरा इंटेंशन होगा कि मैं कोई जमा नहीं करा रही हूँ आपके पास कागज सेफ्टी के लिए, मैं जमा इसलिए करवा रही हूँ मुझे इसके बदले में आप लोन दोगे, ये मैंने अपने घर गिरवी रख दिया। नॉर्मली जो बोरोअर है वो अपनी स्टैंप ड्यूटी बचा लेता है इस पे, जो मॉर्टगेज डीड क्रिएट होती है उस पर अपनी स्टैंप ड्यूटी बचा लेता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचा लेता है। मिनिमम फॉर्मेलिटीज के साथ इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट हो जाता है। कम टाइम लगता है, काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर की जो पोजीशन है वो एक्सपोज नहीं की जाती बैंक्स के द्वारा दैट दिस लोन हैज बीन टेकन, कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा उसका, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर कोर्ट के पास जाना पड़े तो, ठीक है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि बहुत इजी है इसको क्रिएट करना तो इजी है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर कल डिफॉल्ट हो तो सेल करना है, तो सेल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इस ड्रॉबैक से बचने के लिए क्या किया जा सकता है कि मॉर्टगेज डीड के अंदर ये एक पॉइंट ऐड करवा लिया जाए कि जो मॉर्टगेजी है उसके पास पावर टू सेल होगा, कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास पावर होगी। तो उससे ये टाइम जो है ये कम किया जा सकता है डिफॉल्ट के टाइम में। लेकिन अगर आप मॉर्टगेज डीड में ये पॉइंट ऐड करवाते हो उसका मतलब क्या होगा? अब स्टैंपिंग करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे कि उसकी जो सिंप्लिसिटी है, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर ये ऐड करवानी है पावर, जो कि करवानी ही पड़ेगी बैंक को, या तो कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली इसकी सिंप्लिसिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, ठीक है। अब जो बोरोअर है, अगर उसके पास जो डॉक्यूमेंट थे, मान लो अमन ने बैंक के पास कागज गिरवी रखे, लेकिन ये जो कागज जिस प्रॉपर्टी के थे उसका वो सिर्फ एक ट्रस्टी था, उसने क्या किया, इन कागजों को यूज करके प्रॉपर्टी के एसबीआई के पास प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। यहां पे जो ट्रस्टी का बेनिफिशियरी है, इस ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी है, उसका क्लेम जो है वो मॉर्टगेज के क्लेम के पहले आएगा। अब ये जो ट्रस्ट क्रिएट हुआ था उसका ट्रस्टी अमन था, प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी तो कोई और था ना, अमन तो सिर्फ ट्रस्टी था। तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी का क्लेम है वो मॉर्टगेज के क्लेम से पहले आएगा। इसीलिए जब भी बैंक इक्विटेबल मॉर्टगेज रखता है तो वो ये जरूर इंश्योर करे कि अगर अमन लोन ले रहा है तो क्या अमन की अपनी प्रॉपर्टी है या नहीं है, कहीं कोई डिस्प्यूट तो नहीं है प्रॉपर्टी को लेके, कहीं किसी और ट्रस्ट में तो नहीं किसी ने अपनी प्रॉपर्टी के कागज दे रखे। तो ये जरूरी है क्योंकि बेनिफिशियरी का क्लेम जो है वो प्रायोरिटी लेगा। तो बहुत ध्यान से स्क्रूटनाइज करके ही टाइटल डीड्स को इंश्योर करना पड़ता है कि हमें मॉर्टगेज क्रिएट करना है या नहीं करना है। उसके बाद रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट लीगल मॉर्टगेज। अब पहले क्या होता था, कॉपी एक बैंक में जमा करवा दी, फिर कहीं और भी सेम प्रॉपर्टी पे दो तीन मॉर्टगेज कर दिए। अब उससे क्या होता है कि बैंक की पोजीशन तो खराब हो जाती है वहां पे नॉर्मली। लेकिन ये जो रिस्क है ये इक्विटेबल मॉर्टगेज में नहीं होता है अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाएं। अगर आप कॉपीज लेके मॉर्टगेज क्रिएट करो तो फिर तो दिक्कत है, ये कॉपीज जितनी मर्जी बना लो। लेकिन ये अगर जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाते हैं असली जमा करवा दो, तो फिर बैंक के पास कोई रिस्क नहीं रहता है, फिर उनके पास असली डॉक्यूमेंट्स है तो उनकी जो मॉर्टगेज है वो उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। इंडिया में लीगल मॉर्टगेज इक्विटेबल मॉर्टगेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इंग्लिश लॉ में ये दोनों अलग अलग मॉर्टगेजेस होते हैं, इक्वल और लीगल मॉर्टगेज तो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, इंडिया में सेम ही माना जाता है। तो मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स टेक प्रेसिडेंस ओवर एनी सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज रिलेटेड टू द सेम प्रॉपर्टी। तो जहां पे कागज गिरवी रख के मॉर्टगेज क्रिएट किए गए हैं वहां पे कोई भी और बाद में मॉर्टगेज हो जाए, कॉपीज रख के कोई नकली कागज बना के कुछ भी कर दे, जो पहले मॉर्टगेज बन गई असली कागज रख के वही प्रायोरिटी लेगी हमेशा। एंड
title of equitable mortgage is not defeated by any subsequent sale without notice. अगर बाद में कोई कागज गिरवी रख के ओरिजिनल बैंक के पास लोन ले लेता है और बाद में उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, बैंक के राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास इक्विटेबल मॉर्टगेज है। ठीक है, इसलिए ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट हमेशा रखने चाहिए। अमन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखेगा, बैंक को कोई इशू नहीं है। नकली डॉक्यूमेंट के बेस पे अगर मॉर्टगेज दे देगा तो ऑब्वियसली रिस्क रहता ही रहता है। असली कागज है फिर तो जो मर्जी करो, आप तो बेच भी नहीं सकते हो फिर। ठीक है, उसके बाद एक आती है एनोमलस मॉर्टगेज। एनोमलस मॉर्टगेज जो होती है, इट इज नेगेटिवली डिफाइंड। नेगेटिवली डिफाइंड कैसे है? अभी तक हमने जो 5 मॉर्टगेज पढ़ी हैं, जो अगर हम ऐसी मॉर्टगेज क्रिएट कर दे जो इनमें से किसी के अंडर भी डिफाइंड नहीं है, कोई अलग टाइप की मॉर्टगेज है, वो एनोमलस मॉर्टगेज है। हम कैसे बना सकते हैं कि कुछ फीचर्स हमने सिंपल के ले लिए, हमने अपनी मॉर्टगेज में कुछ यूजोफ्रैक्चरी के ले लिए, कुछ हमने टाइटल डीड्स वाली के ले लिए। तो अलग अलग में से कोई कोई आपने फीचर उठा के एक नए टाइप की जो मॉर्टगेज क्रिएट करोगे, वो एनोमलस मॉर्टगेज होती है। ऐसी मॉर्टगेज लोकल कस्टमर्स, लोकल यूजेज के हिसाब से, हर जगह के अपने कस्टम्स होते हैं, उसके हिसाब से क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है, जो किसी भी डिफाइंड कैटेगरी में फिट नहीं हो रही है, वो एनोमलस मॉर्टगेज होती है। अब बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ मॉर्टगेज की। तो इंडिया के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो बोलता है ऑर्डर ऑफ टाइम में प्रॉपर्टी पे आपका इंटरेस्ट रहेगा। जो पहले मॉर्टगेज क्रिएट हुई है उसका इंटरेस्ट पहले। ठीक है, राइट्स क्रिएटेड अर्लियर टेक प्रेसिडेंस ओवर क्रिएटेड लेटर। जो पहले मॉर्टगेज क्रिएट हुई है, मान लो मेरे घर पे पहले एक लोन लिया मैंने, उसी घर पे दूसरा लोन ले लिया, तो जो पहले लिया है, पहले वाला है, वो पहले प्रायोरिटाइज होगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, अब मान लो एक लोन है, वो रजिस्टर्ड अलग डेट पे हुआ, एग्जीक्यूट पहले हो गया था, एग्जीक्यूट पहले हो गया, रजिस्टर बाद में हुआ, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? A registered document operates from the time of execution, not from the date of registration. Mortgage किस दिन से काउंट की जाएगी? जिस दिन उसका एग्जीक्यूशन हुआ, ना कि जब रजिस्ट्रेशन हुई। कई बार होता है ना कि आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी पहले, रजिस्ट्रेशन बाद में हुई, तो जिस दिन एग्जीक्यूट हुई है उस दिन से माना जाता है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुई है उस दिन से नहीं माना जाता है। हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है पहले ही एग्जीक्यूट हो गया मॉर्टगेज करने के लिए, रजिस्ट्रेशन मॉर्टगेज की बाद में हो रही है, तो जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ, जिस दिन गिरवी रख के लोन ले लिया गया, एग्जीक्यूट हो गया डॉक्यूमेंट, उस दिन से माना जाएगा कि हाँ ये मॉर्टगेज क्रिएट हो गया है। रजिस्ट्रेशन चाहे आपने 6 महीने बाद कराई है, उस डेट को नहीं प्रायोरिटी मिलेगी, एग्जीक्यूशन डेट को प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन ने क्या किया, मॉर्टगेज यहाँ पे लेके उसी प्रॉपर्टी पे दोबारा मॉर्टगेज क्रिएट कर दिया, बोल दिया ये वाली मॉर्टगेज तो मेरी रजिस्टर्ड है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर ये पहले एग्जीक्यूट हुई है तो इसके राइट पहले हैं, चाहे दूसरा वाला जो मॉर्टगेज है वो रजिस्टर्ड है। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं लिमिटेशन पीरियड इन मॉर्टगेजेस। देखो, इंडियन लिमिटेशन एक्ट है 1963। मान लो आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ और आपने मुझ पे केस नहीं किया, आप 15 साल बाद मुझ पे केस कर रहे हो या 20 साल बाद केस कर रहे हो। ऐसे तो जुडिशियल सिस्टम सही नहीं रहेगा इंडिया में। तो इंडिया में इंडियन लिमिटेशन एक्ट है कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टांस होने के कितने साल बाद आप उसमें केस फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि 50 साल बाद कोई उठ के केस कर दे। तो मॉर्टगेजेस के केस में कब लिमिटेशन पीरियड कितना रहता है? अगर तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की सेल को लेके अगर डिस्प्यूट है तो 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है। जब मनी ड्यू हो जाती है उसके 12 साल के बाद तक का टाइम पीरियड है केस फाइल करने के लिए। जहां पे फोरक्लोजर की बात आती है वहां पे मनी ड्यू होने के 30 इयर्स बाद तक आपके पास राइट है सूट फाइल करने का। तो 12 इयर्स इन द केस ऑफ सेल एंड 30 इयर्स इन द केस ऑफ फोरक्लोजर। तो अलग अलग केसेस को लेके अलग अलग लिमिटेशन पीरियड्स होते हैं। अब बात करते हैं बैंक प्रेफरेंस की। तो बैंक क्या क्या प्रेफर करते हैं? मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, सिंपल मॉर्टगेज कुछ केसेस में, कुछ केसेस में इंग्लिश मॉर्टगेज जो है वो प्रेफर करते हैं। बाकी के जो ऑस्टेंसिबल सेल है वो इतना प्रेफर नहीं करते हैं। एनोमलस तो फिर बिल्कुल ही लोकलाइज तरीके से नए टाइप का कुछ क्रिएट किया जा सकता है, वो नेगेटिवली डिफाइंड है। तो ये 3 ज्यादातर प्रेफर की जाती हैं। तो एनफोर्समेंट कब शुरू होती है मॉर्टगेज का? बिगिंस विद द मॉर्टगेजी
filing a suit for sale of the mortgage property in the appropriate court. तो एनफोर्समेंट कब करता है अपने राइट का? मॉर्टगेजी कब करेगा? जब वो सूट फाइल करता है प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट में। कोर्ट जहां पे सूट फाइल होता है उसके पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए ओवर द लोकेशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। जहां पे प्रॉपर्टी की लोकेशन है वहां पे जुरिस्डिक्शन होना चाहिए कोर्ट का। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी आपकी केरला में और आप जाके कश्मीर में केस कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए ऑन द लोकेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। एंड जो भी ये केस फाइल होता है इट इज गवर्नड बाय, जो ये सूट फाइल होता है सेल को लेके, गवर्नड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो पहले तो प्रीलिमिनरी डिक्री भेजता है कोर्ट। कोर्ट इसमें मॉर्टगेजर को बोलता है कि तुम पैसे पे कर दो नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। प्रीलिमिनरी डिक्री के बाद अगर मॉर्टगेजर नहीं पैसे पे करता है तो फिर फाइनल डिक्री आती है जिसमें कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि ठीक है इस प्रॉपर्टी को सेल करके ऑक्शन करके सेल किया जाता है ज्यादातर, और पैसे फिर बैंक को मिल जाए। मान लो बैंक का लोन ड्यू था 50 लाख का, प्रॉपर्टी ऑक्शन में 55 लाख की सेल होगी, तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो मॉर्टगेजर जो ओरिजिनल पार्टी थी जिसने लोन दिया था उसको एक्स्ट्रा पैसे 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, ठीक है? सेल कर दिया जाता है आफ्टर फाइनल डिक्री। देन लास्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसका क्या मतलब है? वो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो एविडेंस देता है कि इस प्रॉपर्टी पे इस पर्सन का राइट है। जो मेरी प्रॉपर्टी के कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो क्या दिखा रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा उस पे राइट है। नॉर्मली कॉपीज को नहीं एक्सेप्ट किया जाता इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट करते हुए, जो ओरिजिनल है उसे ही रखा जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ही पे चार चार क्रिएट होगी मॉर्टगेज, और एक एसबीआई से लोन ले लिया, एक आईसीआई से, एक एचडीएफसी से। बैंक को आपस में पता ही नहीं कि इस प्रॉपर्टी को तो मल्टीपल जगह गिरवी रख दिया गया है। लेकिन अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है सरसी, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो जो भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज होती है ना उसको रजिस्टर कर दिया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन सरसी के पास चली जाती है। तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखती हूँ तो बैंक एक बार सरसी से जरूर चेक करेगा कि कहीं ये प्रॉपर्टी पहले तो नहीं गिरवी रखी हुई इस पर्सन ने। तो अब वो जो चीटिंग वाला स्कोप है वो खत्म हो चुका है। बाय चांस अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल है, किसी भी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल किसी भी कारण से गुम गए हैं, कोई भी इशू है, तो सर्टिफाइड कॉपीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप, या प्रॉपर्टी पे राइट एस्टैब्लिश किया जा सकता है सर्टिफाइड कॉपी से। ऑब्वियसली कुछ कंडीशन लगाई जाती हैं, कुछ सेफगार्ड्स लगाए जाते हैं। जहां पे सर्टिफाइड कॉपीज एक्सेप्ट कर ली जाती हैं सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, वहां पे तो ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो प्राइम एविडेंस है ओनरशिप का वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, हमेशा उन्हें ही प्रेफर किया जाता है। कुछ बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज जो होती हैं जो प्रूफ कर दें कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। Now let's discuss some MCQs related to this topic. So what type of charge is typically used for land or building is offered as a security for a loan? अगर लैंड और बिल्डिंग को गिरवी रख के आप लोन लेना चाहते हो तो लियन, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, प्लेज, कौन से टाइप का चार्ज क्रिएट होता है? तो लैंड और बिल्डिंग ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं तो इनके लिए हम मॉर्टगेज यूज करते हैं। तो नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड इज mortgage. Next is evaluate the following statements regarding the essential elements and types of mortgages as described in the Transfer of Property Act. A mortgage requires the absolute transfer of property from the mortgager to mortgagee. तो अगर मुझे mortgage करना है, अपना घर गिरवी रखना है, तो क्या मुझे absolutely property transfer करनी होगी? नहीं, मुझे सिर्फ उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है कि ठीक है आप ये गिरवी रख लो, जब मैं लोन चुका दूंगी तो फिर आपका इंटरेस्ट इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, तो जहां जहां पे फर्स्ट आता है उसे हटा दो। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ट्रांसफर इन अ मॉर्टगेज इज टू सिक्योर रीपेमेंट ऑफ अ मनी लोन, ठीक है? लोन के लिए आप मॉर्टगेज करते हो, ठीक है? Mortgages can be structured in one standardized form to ensure legal compliance. एक ही तरीके की मॉर्टगेज होती है? नहीं, बहुत सारे टाइप की मॉर्टगेज होती है। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है, यूज ऑफ फ्रक्चरी है, इंग्लिश मॉर्टगेज है। तो ये तो नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। तो देखो आपको फोर्थ पढ़े बिना पता है कि फोर्थ सही है। सो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिकॉग्नाइजेस मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस इंक्लूडिंग सिंपल, यूज ऑफ फ्रक्चरी एंड इंग्लिश मॉर्टगेजेस, तो ये बिल्कुल सही है। सो बी इज द
Correct answer. Next is which of the following is not a feature of mortgage by conditional sale? A mortgagee can sue for foreclosure or for the property sale. तो जो mortgage by conditional sale होता है ना, इसमें right to foreclosure या right of sale of property नहीं मिलता है, तो यही ए ही है इसका करेक्ट आंसर कि ये फीचर नहीं है। बाकी सारे फीचर्स हैं कि अगर मनी टाइम पे नहीं रीपे होती है तो द ऑस्टेंसिबल सेल बिकम्स एब्सोल्यूट अपॉन द mortgagee obtaining a court decree. There is no personal covenant requiring the mortgager. Personal covenant नहीं होता है and sale is an ostensible sale but not an actual transfer of ownership unless specific conditions are met. तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तब होगा जब लोन में डिफॉल्ट होगा। खुद से राइट नहीं होता है फोरक्लोजर का या प्रॉपर्टी को सेल करने का। ठीक है, कंडीशनल सेल के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है लेकिन फोरक्लोजर ऑफ सेल का राइट नहीं मिलता है। ओके, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।